सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत के सेक्टर 12 में नवनिर्मित आबकारी और कराधान विभाग के संसाधन भवन के उद्घाटन समारोह में पहुंचे हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि पहले सोनीपत में आबकारी और टैक्सेशन विभाग अलग अलग दफ्तरों में चलते थे, लेकिन आज हमने दो विभागों के इस नवनिर्मित संसाधन भवन का विधिवत रूप से उद्घाटन किया है और अब दोनों विभागों के अधिकारी इसी भवन से जिले के आबकारी और टैक्सेशन विभाग को चलाएंगे, जिससे लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। इससे पहले भी हमने गुरुग्राम में दोनों विभागों का साझा भवन बनाया और अब सोनीपत में इस तरह का भवन बना है। आगामी साल में हम रेवाड़ी में इस तरह का भवन बनाएंगे। उन्होंने बताया कि इस साल सोनीपत जिले का टैक्स इनटेक लगभग 3,180 करोड़ रुपए हुआ है। पिछले वित्त वर्ष से इस साल सोनीपत जिले में 22% बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो कि अन्य जिलों से बेहतर है। हम इस वित्त वर्ष में 40,000 करोड़ तक प्रदेश को पहुंचाने में कामयाब होंगे। वहीं उन्होंने कहा कि लगभग 7 करोड़ की लागत से खरखोदा को जोड़ने वाले दोनों बाईपास को दोबारा से बनाने का शिलान्यास किया गया है। सोनीपत, राई, खरखोदा और गोहाना में 80 करोड़ की लागत से सड़कों का नव निर्माण होगा, ताकि आम जनता के लिए सड़कों की हालत दुरुस्त की जा सके। आबकारी विभाग के अधिकारियों की मेहनत से इस बार हम 10,000 करोड़ रुपए टैक्स कलेक्शन के आंकड़े को छू गए हैं। सोनीपत के अंदर एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग का नया संसाधन भवन की इनॉग्रेशन हुई है और हमने पिछले दिनों ये निर्णय लिया था कि टैक्सेशन और एक्साइज अलग अलग बिल्डिंग परिसर में होते थे और उस कारण मॉनिटरिंग के अंदर भी निरंतर दिक्कत आती थी। कॉमन कॉम्प्लेक्स में हम दोनों विभागों को लाने का काम करेंगे। इसमें सबसे प्राथमिक तौर पर हमने गुड़गांव को एक पूरे विशाल कॉम्प्लेक्स में लाने का काम किया, जहां जेईटीसीज भी बेंचेस हमने स्थापित करने का काम करा। उसके बाद दूसरा सोनीपत के अंदर इस्टेब्लिश हुआ है और जल्द ही रेवाड़ी के अंदर भी हम संसाधन भवन इस्टेब्लिश करने में सफल रहेंगे। साथ में प्रदेश भर में और जितने ऐसे ज़िले हैं जहाँ टैक्सेशन को प्रॉपर दफ्तर अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर HSVP के अवेलेबल इंस्टीट्यूशनल साइट्स को हम परचेज करेंगे और उनके अंदर संसाधन भवन बनाएंगे कि कॉमन प्रेमिसेस के अंदर GST की मॉनिटरिंग भी और एक्साइज की मॉनिटरिंग भी रेगुलरली रहे। लगभग अगर मैं बात करूं तो सोनीपत ज़िले का इस साल का टैक्स इनटेक जो है वो 3180 करोड़ के लगभग है और अपने आप में 3180 करोड़ सोनीपत जैसे ज़िले के 15% वृद्धि का पार्ट है। प्रदेश के अंदर पिछले वित्त वर्ष में देश में सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट देखने को मिली है, जो कि 22% की है और ये रेगुलर मॉनिटरिंग के कारण लीकेजेस और सीपेजेस को रोक कर हम अचीव कर पाए। और हमारा टारगेट है कि आज जहां हम 33,000 करोड़ के आंकड़े को छू चुके हैं, अगले वित्त वर्ष के अंदर, जो कि अब शुरू हुआ है, हम इसको 40,000 करोड़ तक पहुंचाने में कामयाब रहेंगे। साथ में बहुत लंबी मांग थी कि खरखोदा का एक एक्सप्रेसवे ने तो बाईपास बना दिया, मगर आज भी हैवी लोड होने की वजह से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर निरंतर टूटता जा रहा है। तो लगभग 7 करोड़ की लागत से खरखोदा के दोनों एंड्स के जो बाईपासेस हैं उनको हम रिवैम्प करेंगे कि हैवी ट्रैफिक को भी वो केटर कर पाए और जिस तरीके से खरखोदा के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रही है, आम नागरिक को भी उसकी सुविधा मिल पाए और बाहर की बाहर साधन जाने से शहर के लोगों को फ़ायदा मिले। लगभग 80 करोड़ की लागत से 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, राई में, गन्नौर में, सोनीपत में और खरखोदा में
आज रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को रिवैम्प करने की नींव रखी गई है, जिसमें प्रायोरिटी 1 लिस्ट एमएलएज की, अधिकारियों की रखी गई, जिसमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जाएगा। और साथ में एक लंबी मांग थी, गोहाना से निकलते एक गांव आता है बड़ौदा, बड़ौदा के अंदर जल्द रेस्ट हाउस का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। मैं मानता हूँ कि हमारे ऑफिसर्स ने बड़ा अच्छा काम करके पिछले वित्त वर्ष में, जहाँ टैक्स कलेक्शन के अंदर 33,000 करोड़ का आंकड़ा छुआ, वहीं एक्साइज के अधिकारियों ने भी मेहनत करके जो हमारा 9200 करोड़ का टारगेट था इस एक्साइज ईयर का, उसको 1000 करोड़ से पार कर 10,200 करोड़ रिकॉर्ड तोड़ एक्साइज रेवेन्यू की भी प्राप्ति करी है। मैं डिपार्टमेंट के तमाम अधिकारियों को बधाई देता हूं कि उनकी बेटर मॉनिटरिंग का आज नतीजा है कि प्रदेश के रेवेन्यू के अंदर बेहद वृद्धि हुई। और मैं यही उम्मीद करता हूं कि आगामी वर्ष के अंदर हम और ज़्यादा टेक्नोलॉजी के सहयोग से और बेहतर तरीके से हमारी मॉनिटरिंग को भी और लोगों को भी मोटिवेट कर पाएंगे कि जो टैक्स ड्यू प्रदेश का बनता है, देश के जीएसटी सिस्टम का बनता है, वो रेगुलरली पे करते रहे और प्रदेश की ग्रोथ में हिस्सेदारी अपनी देते रहे। सर, देश के नामी पहलवान जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं, उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया? मैं पहले भी बोल चुका हूँ, आप चाहते हो आपके आगे भी बोल दूँ। उनकी 2 मांगे थी। पहली कि उसकी इन्वेस्टिगेशन हो, एक कमेटी बनाएगी, वो उससे सेटिस्फाइड नहीं थे। दूसरी कि पुलिस की कार्रवाई हो, 2 FIR पॉस्को एक्ट में भी और दूसरी धाराओं में भी दर्ज होगी। अब वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं, मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं। मैं तो ये मानता हूँ पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अंदर वो सहयोग करे, अगर किसी की गलती है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। दुष्यंत सिंह इनेलो नेता जो वैसे चौटाला गोहाना पहुंचे थे, उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह मनीष डिप्टी सीएम दिल्ली चलो मैं तो एक चीज़ बोल देता हूँ कि जिसको मैं पहले दिन से नॉन सीरियस पॉलिटिशियन बोलता हूँ, उसके सवाल का रिप्लाई करना ज़रूरी नहीं है, मगर मैं अभी आपको डाटा दे के हटाऊँ कि जहाँ हमारा 9200 करोड़ का टारगेट था 7800 करोड़ से, एक साल के अंदर हमारा एक्साइज रेवेन्यू 10,200 करोड़ है। सिंपल मैथमेटिक्स है, जाके समझा दो कि 7800 करोड़ से 9200 करोड़ 1400 करोड़ की वृद्धि मानी थी, और 2400 करोड़ की वृद्धि अगर हमने कर दी तो हमने ईमानदारी से काम किया। किसी के आरोप लगाने से बेईमान नहीं बनता आदमी। वो तो मेरे नाम पे एयरपोर्ट की ज़मीन भी कह रहे थे विधानसभा में, मैंने तो फ़र्ज ला के दे दी कि आज़ादी से पहले की गवर्नमेंट लाइफ स्टॉक के नाम पे वो ज़मीन है। और आप लोगों ने क्या उनसे ये पूछा? आप लोगों ने तो सिर्फ जो बेहूदी बात करेंगे आप लाके पूछ लोगे। गिरफ्तारी की मांग उठ रही है, लेकिन उसके बारे में किसी की गिरफ्तारी होना ना होना ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम, गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये काम पुलिस प्रशासन का है। दिल्ली पुलिस ने केस रजिस्टर कर लिया है। जितना मेरी नॉलेज में है कि कल खिलाड़ियों को बयान देने के लिए बुलाया गया है, वो बयान दे देंगे। उसके बाद पुलिस क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि मैटर अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो मैं इससे ज़्यादा इस पर टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा। और मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, अगर निर्दोष को फंसाया जाएगा वो गलत है और दोषी को छोड़ा जाएगा वो गलत। अगर कोई दोषी है तो उसको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। दुष्यंत सिंह, गेहूं का उठान नहीं हो पा रहा मंडियों से, उसकी कोई साजिश है किसी में? इस आरोप में मैं ना तो साजिश बोलता। तीनों खिलाड़ी हरियाणा प्रदेश के हैं, धरने पर बैठे हैं। उनकी बात को सरकार ने सुना, कमेटी बनाई, उनकी बात को सुनते हुए पुलिस FIR करी। अगर उससे भी ज़्यादा वो कोई चाहते हैं तो सरकार के आगे मांग रख सकते हैं। आज तो वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं। दुष्यंत जी, गेहूं खरीद लिया गया है, लेकिन लाखों टन मंडियों में है, बारिश का मौसम और लगातार वो पानी भीग रहा है, उठान नहीं हो पा रहा। आपको
पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा, आपने गेहूं की बात करी और इतना सनसनी तरीके से ये कहा कि लाखों टन मंडी के अंदर। इतिहास है, पिछले साल 41 लाख मीट्रिक टन गेहूं मंडियों में आया था और 15 मार्च तक उठान हुआ था। आज 3 मार्च है, 3 मई है, 3 मई तक 61 लाख टन, पिछले साल से 20 लाख टन ज़्यादा गेहूं हमारी मंडियों में आया। लेकिन सर 80% गेहूं का उठान होके हमारे गोदाउन में या रेलवेज के माध्यम से दूसरे प्रदेशों में भेज दिया गया है। उस 80% के अंदर से 92% का लगभग 9,000 करोड़ से ज़्यादा रुपया किसान के खाते में ट्रांसफ़र हो गया है। सरसों की बात करें तो सरसों 100% एफएड के गोदाउन में पहुंच चुकी है और उसके 1300 करोड़ रुपया किसान के खाते में चले गए, जो कि 10,500 करोड़ से ज़्यादा है। अब फैक्चुअल बात यह है कि जो राम बरस रहा है वो दुष्यंत तो कुछ नहीं कर सकता। हर मंडी में व्यवस्था बनाई है कि वहाँ तिरपाल हो, वाटर लॉगिंग ना हो। 3 बार मैं रिव्यू कर चुका हूँ। परसों, कल और आज की बारिश में सिर्फ 13 ऐसी मंडियाँ हैं जहाँ पर ओवर रेनफॉल के कारण अगर नीचे से पानी घुस गया हो, जो ग्राउंड फ्लोर लेवल से ऊपर है, तो उसमें 1-1, 2-2 लेयर बैग्स की खराब हुई है। उसकी भी मॉनिटरिंग चल रही है। किसान का पैसा नहीं काटा जाएगा। कहीं खुले में किसी आड़ती की या हमारे अधिकारियों की कमी की वजह से कोई गेहूं खराब हो रही है, उसको अगर वेयर हाउस का है तो वेयर हाउस मॉनिटर कर रहा है, एफएड का एफएड कर रहा है, एफसीआई का है तो एफसीआई कर रहा है और फूड एंड सिविल सप्लाईज का है तो वो कर रहे हैं। किसान का लस्टर लॉस अगर हुआ था तो उसकी भरपाई सरकार कर रही है, और इस रेनफॉल से भी लस्टर लॉस होगा तो उसकी भरपाई भी सरकार करेगी। किसान अगर दाना छोड़ गया, उस चीज़ का किसान को चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अगर उसका गेट पास बना है, दाना पूरा खरीदा जाएगा, पेमेंट पूरी होगी। एक चीज़ मेरे संज्ञान में आज सुबह आई कि लगभग 46,000 मीट्रिक टन अनरजिस्टर्ड, जो ई-नैम पोर्टल पर रजिस्टर कराया गया है, वो गेहूं आया है। अभी सरकार नॉन मेरी फसल मेरा ब्यौरा रजिस्टर्ड किसानों का गेहूं नहीं खरीद रही, मगर ई-नैम पे वेरीफाइड होगा, हरियाणा का होगा तो ज़रूर 15 तारीख से पहले उस पर भी फैसला कर फार्मर का, मेरा आइडिया है 65 से 67 लाख मीट्रिक टन गेहूं आएगा। सारा गेहूं खरीदेंगे और हर चीज़ का भुगतान फार्मर के खाते में। तीसरे मोर्चे के गठन की बात है 2024 चुनाव से पहले, वो विपक्ष कर रहा है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरा जन्म 88 का हुआ था। 88 में एक मोर्चा चौधरी देवीलाल ने बनाया था और सब ने त्यागा था, और जनता दल के नाम पे सारे एक होकर देश में चुनाव लड़े थे। जब तक वैसी सोच, वैसी एकता या वैसा विजन कोई नहीं लाएगा, मुझे नहीं लगता कि देश के अंदर कोई मोर्चा इस प्रकार का बन पाएगा। और अगर बनेगा तो आने वाले भविष्य की बात है, उसका भी मुकाबला किया जाएगा। ऑलरेडी ई भूमि पर हमने 2 बार प्रपोजल डाल दिए। जो डिमांडेड रेट्स हैं वो सुपर हाई है, उसकी जगह हम ऑल्टरनेट 2 प्रपोजल और जल्द डालेंगे। अगर उसके ऊपर हमें लैंड मिल जाती है तो केवल मात्र गुहाना ही नहीं, निर्मल जी ने मेरे से रिक्वेस्ट करी कि गन्नौर का बाईपास भी प्रोविजनली बनाया जाए, क्योंकि गन्नौर में आगे हॉर्टिकल्चर मंडी का जो लोड आएगा उसके बाद हमें ऑल्टरनेटिव रोड वहाँ पर भी दिया जाएगा। NHAI को वो भी हम लिख कर दे रहे हैं। गुहाना ने जो गुहाना जींद रोड है उसकी तरफ से एक 3/4 सर्कल हमारा कंप्लीट हो चुका, 1/4 की एक्विजिशन की बात है। जल्द उसके ऊपर भी हम जो हमारा ई भूमि पोर्टल है जहाँ पर हम ज़मीन खरीदते हैं फार्मर से, उसको खरीद कर आगे की कार्रवाई करेंगे।